हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो बेटा। तो इस लेक्चर में हम 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर या 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स पर चर्चा की थी, और जब मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स बताए थे तो साथ में यही बताया था कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स पूरा कैसे होंगे। तो जब कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को पूरा करने का प्रोग्राम देखते हैं तो वो प्रोग्राम इन 5 डायमेंशंस के रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। प्रपोजल की फॉर्म में ऐसा बताया गया है। तो ये 5 डायमेंशंस जो हैं ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को पूरा करने का प्रोग्राम है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत क्विक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव की चाहना तो निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीने की है ना। अब ये चाहना पूरी हो पाए प्रत्येक मानव की, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने 4 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल बताए थे आपको। इसमें पहला जो गोल बताया था राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल। दूसरा गोल बताया था फीलिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। तीसरा गोल बताया था फियरलेसनेस इन सोसाइटी। एंड फोर्थ गोल इज हार्मनी और कोएग्जिस्टेंस इन नेचर। तो इस प्रकार से मैंने 4 गोल आपको बताए थे। अब सवाल उठता है कि 4 गोल पूरा कैसे होंगे, इनको पूरा करने का क्या प्रोग्राम है। तो 4 गोल्स को पूरा करने का जो प्रोग्राम है वही हमारा आज का टॉपिक है। तो 4 गोल्स को पूरा करने का जो प्रोग्राम है उसी को हम 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एंडेवर या फिर 5 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन ऑर्डर के रूप में देखते हैं। ये 5 डायमेंशंस बेसिकली 5 डोमेन्स हैं, 5 एरियाज हैं, है ना, जिसमें प्रत्येक मानव को सही समझ, सही भाव और सही स्किल्स, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट स्किल्स के आधार पर प्रत्येक मानव को अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करना है। तो जब मानव राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट स्किल्स के द्वारा इन 5 डायमेंशंस में अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करता है तब कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स का फुलफिलमेंट हो पाता है। प्रपोजल की फॉर्म में ऐसा बताया गया है। अब ये 5 डायमेंशंस कौन सी हैं इनको हम देख लेते हैं। तो इसमें पहली डायमेंशन है एजुकेशन राइट लिविंग अर्थात शिक्षा संस्कार। सेकंड डायमेंशन है हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन अर्थात स्वास्थ्य संयम। तीसरी डायमेंशन है प्रोडक्शन वर्क अर्थात उत्पादन कार्य। फोर्थ डायमेंशन है जस्टिस प्रिजर्वेशन अर्थात न्याय सुरक्षा। और 5वीं डायमेंशन है एक्सचेंज एंड स्टोरेज अर्थात विनिमय कोश। तो ये 5 डायमेंशंस हैं, 5 डोमेन्स हैं, जिसमें प्रत्येक मानव को सही समझ और सही भाव और सही स्किल्स के आधार पर अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करना है इन ऑर्डर टू फुलफिल कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स। तो हम इन 5 डायमेंशंस में 1 बाय 1 इन पर आज हम चर्चा करेंगे और फिर ये बताएंगे कि कौन सी डायमेंशन में जब हम काम कर रहे हैं तो कौन सा गोल फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो पहली डायमेंशन जो है उसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन इज एजुकेशन राइट लिविंग अर्थात शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा का अर्थ होता है सही को समझना और संस्कार का अर्थ होता है सही के अर्थ में जीना। तो शिक्षा बता रहे हैं कि सही को समझना, है ना। सही क्या है? जिन 4 लेवल्स पर मेरा जीना हो रहा है ना, उन 4 लेवल्स पर जो हार्मनी बनी हुई है, जो व्यवस्था बनी हुई है ना, उसको समझना। तो जब उसको समझ पा रहे हैं तो उसका मतलब है सही को समझ पा रहे हैं अर्थात सही समझ की बात कर रहे हैं। अब दूसरा आता है संस्कार। संस्कार का मतलब क्या है? जो मैंने अभी सही को समझा है अर्थात जो 4 लेवल पर हार्मोनी का प्रोविजन है या चारों लेवल की जो हार्मनी है, व्यवस्था है, उसको समझा है। अब उसी के आधार पर मेरा जीना हो पाए, इसी को बोलते हैं राइट लिविंग या इसी को बोलते हैं संस्कार। तो शिक्षा का अर्थ हुआ सही को समझना और संस्कार का अर्थ हुआ सही के अर्थ में। अब शिक्षा संस्कार का पर्पस क्या है? तो जब हम सही को समझेंगे, सही के अर्थ में जिएंगे, है ना, तो मानव के अंदर सही समझ एंश्योर होती है, मानव के अंदर सही भाव एंश्योर होता है। शिक्षा संस्कार का पर्पस ये है कि मानव के अंदर सही समझ और सही भाव एंश्योर हो पाए, जिससे मानव जिन 4 लेवल पर उसका जीना हो रहा है उन 4 लेवल पर हार्मोनी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सभी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वे में सभी के साथ संबंध पूर्वक मानव का जीना हो पाए। ये पर्पस है शिक्षा का। तो शिक्षा का पर्पस हुआ प्रत्येक मानव के अंदर सही समझ और सही भाव एंश्योर करना।
अब अगर ध्यान से समझें तो सही समझ और सही भाव, यही हमारा जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल हमने पढ़ा था, ये वही है। तो जब हम एजुकेशन संस्कार वाले डोमेन में या डायमेंशन में प्रत्येक मानव पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है, तो उससे उसका आउटकम क्या होता है या उससे कौन सा गोल फुलफिल होता दिखाई पड़ता है? जो पहला गोल है वो फुलफिल होता दिखाई पड़ता है। बात समझ रहे हैं? तो एजुकेशन संस्कार वाले डोमेन में काम करने से या उसमें पार्टिसिपेशन इंश्योर करने से जो पहला हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन एवरी इंडिविजुअल, ये वाला जो गोल है ये फुलफिल हो पाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारी डायमेंशन है वो है हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, अर्थात स्वास्थ्य संयम। अब स्वास्थ्य क्या है, संयम क्या है, इन शब्दों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य क्या है बेसिकली? तो स्वास्थ्य क्या है? तो स्वास्थ्य हमारी बॉडी की कंडीशन को इंडिकेट करता है। जैसे हम अपनी बॉडी के अगर जो बॉडी का संगठन है ना, उसको ध्यान से समझें तो पता चलता है कि जो हमारी शरीर है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो अगर जो डिफरेंट पार्ट्स, मेरी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, अगर वो अपना एक्सपेक्टेड फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं तो इट इंडिकेट्स माई हेल्थ, ये मेरे स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। तो स्वास्थ्य क्या है बेसिकली? स्वास्थ्य या हेल्थ इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी वेयर ऑल माई बॉडी पार्ट्स आर परफॉर्मिंग देयर एक्सपेक्टेड फंक्शंस, कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपना एक्सपेक्टेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये स्वास्थ्य हुआ। अब संयम को समझते हैं। संयम का अर्थ क्या है? संयम मेरे सेल्फ में एक जिम्मेदारी का भाव है। ये जिम्मेदारी का जो भाव है ये बॉडी के प्रति है ना, और इस भाव के तहत सेल्फ के अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सदुपयोग करना है। तो जब सेल्फ के अंदर एक ऐसा भाव एंश्योर होता है जिसमें बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सदुपयोग करना है, तो इस भाव को, इस जिम्मेदारी के भाव को संयम कहते हैं। तो संयम इज ए फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन माई सेल्फ टुवर्ड्स द बॉडी फॉर इट्स नर्चरिंग, फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड फॉर इट्स राइट यूटिलाइजेशन। तो इसलिए प्रपोजल के फॉर्म में बताया गया है कि इफ देयर इज ए फीलिंग ऑफ संयम इन माई सेल्फ, द बॉडी पार्ट्स विल बी इन हार्मनी, और वी कैन से द बॉडी विल बी हेल्दी। इफ देयर इज नो फीलिंग ऑफ संयम इन माई सेल्फ, द बॉडी पार्ट्स विल नॉट बी इन हार्मनी, इट मीन्स द बॉडी विल बी अनहेल्दी। तो अगर सेल्फ में संयम का भाव है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। तो सेल्फ जो है एक जिम्मेदारी पूर्वक बॉडी को नर्चर करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और बॉडी का सदुपयोग करेगा। ठीक है ना। तो इसको हम अपने स्वयं के जीवन में जांच के देख सकते हैं कि क्या हमारे सेल्फ में हमारी बॉडी के प्रति संयम का भाव है या नहीं है। अब सवाल उठता है कि स्वास्थ्य और संयम वाले डायमेंशन में जब हम काम करते हैं तो उससे कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल फुलफिल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि सेल्फ में जिम्मेदारी का भाव है कि बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सदुपयोग करना है। अब बॉडी को नर्चर, बॉडी को प्रोटेक्ट और बॉडी का सदुपयोग किसकी सहायता से कर पाएंगे, ये सवाल उठता है। तो पता चलता है कि हम जब बॉडी को नर्चर करते हैं तो फूड आइटम्स की हेल्प से करते हैं, जब बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं तो कपड़े हैं या मकान है ना, उनके द्वारा हम बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, और बॉडी का सदुपयोग है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइस हैं, है ना, मशीन्स हैं, इस प्रकार से। तो ये जो मैंने आइटम बताए आपको, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल फैसिलिटीज हैं। तो फिर मानव क्या करता है, जब पता चलता है कि इस सुविधाओं के द्वारा ही मुझे बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सदुपयोग करना है, तो फिर मानव ये प्रोग्राम बनाता है कि कितनी सुविधा की आवश्यकता है। परिवार के लोग बैठते हैं और ये प्रोग्राम बनता है कि कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है ना। तो सही समझ से ये प्रोग्राम बनाया जाता है। फिर राइट स्किल्स के द्वारा, सही हुनर के द्वारा उन सुविधाओं को या तो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, या अपने परिवार के लिए एंश्योर कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं। तो सबसे पहले तो कितनी सुविधा की आवश्यकता है, सही समझ से उसको पहचान लें, उसका प्रोग्राम बना पाए। फिर राइट स्किल्स के द्वारा अपने परिवार के लोगों को और जो हमारे जिनके साथ परिवार के अलावा समाज में भी लोग हैं, हमारे संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं, है ना, उस हिसाब से फिर उन सुविधाओं को एंश्योर कराना है ना? तो जो भी रिक्वायर्ड हमने प्रोग्राम बनाया उससे ज़्यादा एंश्योर कराना है। तो जब हम व्हाट इज मोर देन रिक्वायर्ड उतने एंश्योर करा पाते हैं, तब समृद्धि का भाव, प्रोस्पेरिटी की फीलिंग एंश्योर होती है हर परिवार। ठीक है, तो इसलिए प्रोस्पेरिटी के बारे में बताया भी गया था कि प्रोस्पेरिटी इज ए फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। तो जो रिक्वायर्ड वाला पार्ट है दैट इज फॉर माई फैमिली मेंबर्स, और जो मोर देन वाला पार्ट है दैट इज फॉर एक्सचेंज, दैट इज फॉर शेयरिंग,
दैट इज फॉर स्टोरेज। तो इसको समृद्धि कहते हैं, प्रोस्पेरिटी कहते हैं। तो जब इस रूप में काम करेंगे तो हर परिवार समृद्धि के आधार पर जी पाएगा, हर परिवार में समृद्धि एंश्योर होगी। तो स्वास्थ्य संयम वाले डायमेंशन में काम करने से, है ना, प्रोस्पेरिटी का भाव एंश्योर होता है हर परिवार में। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है प्रोडक्शन वर्क, अर्थात उत्पादन कार्य। ठीक है, तो पहले प्रोडक्शन को समझ लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, अर्थात सुविधाओं का उत्पादन करना। ठीक है, और कार्य का अर्थ होता है, कार्य का मतलब है जो भी हमारा इंटरेक्शन नेचर के साथ हो रहा है, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ हो रहा है, उसको कार्य बोलते हैं, है ना। तो यहाँ कार्य को हम लेबर की फॉर्म में समझते हैं कि रेस्ट ऑफ नेचर के साथ जो ह्यूमन का इंटरेक्शन हो रहा है ना, जो भी श्रम मानव कर रहा है, जो लेबर कर रहा है, उसको कार्य यहाँ कहा गया है ना। तो जब व्यक्ति लेबर करता है, कार्य करता है, तो उसका एक आउटकम आता है, एंड दैट आउटकम इज प्रोडक्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सुविधाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, अब इसमें उत्पादन जो हम कर रहे हैं सुविधाओं का, तो उत्पादन करते समय कुछ बातें हैं जो समझना आवश्यक है। एक तो हमें ये पता हो कि हमें क्या चीज उत्पादन करनी है, अर्थात व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, है ना, कितना उत्पादन करना है। तो वो परिवार के लोग बैठते ही प्रोग्राम बनाते हैं। तीसरा ये पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रक्रिया के द्वारा कैसे उसे उत्पन्न करना है। तो जब भी उत्पादन करने जा रहे हैं तो उत्पादन जो है एक सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। उसका आधार कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब है पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली वे में हम उस सुविधा को प्रोड्यूस कर पाए। जो हमारा प्रोड्यूस है, जो हमारा उत्पादन है, जो फिजिकल फैसिलिटी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो फिजिकल फैसिलिटीज भी, वो सुविधा भी पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली हो। मतलब वो सुविधा ऐसी हो कि अगर उसका हम यूज कर रहे हैं तो उससे दूसरे मानव की हानि ना होती हो और प्रकृति की हानि ना होती हो। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति ने पटाखे बनाए, है ना, क्रैकर्स की फैक्ट्री लगा दी, तो क्रैकर्स क्या लगता है? क्रैकर्स क्या इको फ्रेंडली है? बताइए, क्या क्रैकर्स पीपल फ्रेंडली है? नहीं है। ऐसी शराब है, ऐसी बीड़ी है, ऐसी गुटखा है, ऐसी तंबाकू है ना, ऐसी सिगरेट है, ऐसे ड्रग्स हैं, है ना, नशीली दवाइयाँ हैं, है ना। ये तो जितने भी आइटम्स हैं ये क्या हैं? दीज आइटम्स आर नीदर इको फ्रेंडली नॉर पीपल फ्रेंडली। ये बात सुनिश्चित हो जाए कि जो भी मैं चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो पीपल फ्रेंडली भी हो और इको फ्रेंडली भी हो। ठीक है, और जिस प्रोसेस से मैं प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो प्रोसेस भी पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली हो, एक साइक्लिक प्रोसेस हो, एक आवर्तनशील प्रोसेस हो, है ना। और जो उत्पाद मैं उत्पन्न करने जा रहा हूँ वो नेचर की साइकिल में वापस चला जाए, उसके वापस जाने का प्रोविजन हो। जब भी हम कोई ऐसी फिजिकल फैसिलिटी बनाते हैं जो प्रकृति की साइकिल में, प्रकृति के चक्र में वापस नहीं जा पाती, है ना, तभी वो जो चीज है पोल्यूशन करती है। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक कैन नॉट गो बैक इनटू नेचर साइकिल, इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड नेचुरली। प्लास्टिक कभी भी प्राकृतिक रूप से रिसाइकिल नहीं हो पाता, प्रकृति के चक्र में वापस नहीं जा पाता, इसलिए पोल्यूशन करता है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जिनका उत्पादन मानव कर ही रहा है ना। तो जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस अगर प्रकृति के चक्र में वापस ना जा पाए तो वो सुविधा जो है हमारे लिए सुविधा है, बट दैट सुविधा विल कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसलिए ये बात पता होनी चाहिए, है ना, कि हम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, इन सभी क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये था प्रोडक्शन के बारे में। तो जब हम इस आधार पर, इस समझ के आधार पर प्रोडक्शन करेंगे तो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पूरा होगा? बताओ भाई। जब हम सुविधाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं हमें कितनी प्रोड्यूस करनी है ना, उसका प्रोग्राम बना के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा जो संबंध है वो समृद्धि के भाव से है ना। जब भी हम सुविधाओं का प्रोग्राम बना के सही समझ से उनकी सुविधाओं की नीड्स को आइडेंटिफाई करके और उस हिसाब से प्रोड्यूस करते हैं या परिवार के लिए इंश्योर कराते हैं, है ना, तो वो सीधा संबंध किससे रखती है? समृद्धि के भाव से संबंध रखती है वो बात जो है। तो एक तो समृद्धि का भाव परिवार में इंश्योर होगा, है ना। फिर हमने कहा कि हमें सस्टेनेबल वे में चीज प्रोड्यूस करनी है, इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली वे में प्रोड्यूस करनी है। तो जब भी मैं इको फ्रेंडली बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि एनवायरमेंट फ्रेंडली, है ना, कि नेचर में कोई हार्म ना होता हो, नेचर में कोई नुकसान ना होता हो। तो जब नेचर की हार्मोनी सस्टेन रहे उस रूप में बात कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब हार्मनी इन नेचर या कोएग्जिस्टेंस इन नेचर, जो हमारा फोर्थ गोल है वो पूरा होगा। तो प्रोडक्शन और वर्क वाले डायमेंशन में काम करने से दो गोल्स पूरा होते हैं, एक तो प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली और दूसरा हार्मनी इन नेचर। क्योंकि हम ऐसा कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे जिससे प्रकृति की हार्मोनी डिस्टर्ब होती हो। बात समझ रहे हैं?
तो ये हुआ। अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा डायमेंशन है वो है जस्टिस प्रिजर्वेशन। जस्टिस का मतलब होता है न्याय और प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा। ठीक है, अब न्याय को समझ लेते हैं और सुरक्षा को भी समझ लेते हैं। तो न्याय का अर्थ होता है कि मानवीय संबंधों में उभय सुख का एंश्योर होना, अर्थात म्यूचुअल हैप्पीनेस का एंश्योर होना इन ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन, या म्यूचुअल हैप्पीनेस इन ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन। तो जो मानव का मानव के साथ संबंध है ना, जब उसमें म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है तो इसको न्याय कहा। अब म्यूचुअल हैप्पीनेस कैसे एंश्योर होगी ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसके लिए हमें संबंध को समझना पड़ेगा। तो एक मानव का दूसरे मानव के साथ जो संबंध है उसको समझना पड़ेगा। तो जब हम संबंध को समझने जाते हैं तो हम संबंध को भाव के रूप में समझने जाते हैं, और पता चलता है कि जो मानव का मानव के साथ संबंध है उसका आधार 9 भाव है। तो इसलिए जब भी हम संबंध को समझ रहे हैं तो वो भाव के रूप में संबंध को समझ रहे हैं, भाव के रूप में संबंध को देख रहे हैं। और ये भाव जो है ये डेफिनिट है, और इन भावों को हम पहचान सकते हैं, और ये संख्या में 9 है ना। तो फीलिंग्स आर डेफिनिट, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर 9 इन नंबर। ये 9 भाव हैं, है ना। मैंने आपको बताया भी होगा, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ये 9 भाव हैं। तो जब इन 9 भावों की समझ प्रत्येक मानव को होगी परिवार में, ये 9 भाव मानव पहचान पाएगा, इनको आइडेंटिफाई कर पाएगा, ये 9 भाव मानव में इंश्योर होंगे, और फिर इन 9 भावों के आधार पर मानव एक दूसरे के साथ संबंध को फुलफिल करेगा और उस फुलफिलमेंट को राइटली इवेलुएट करेगा, तब परिवार में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। और जब ऐसा होता है, उभय सुख एंश्योर होता है, तो उसी को न्याय कहा। तो म्यूचुअल हैप्पीनेस का एंश्योर होना इन ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन या इन ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट वी से जस्टिस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ डायमेंशन, इट इज प्रिजर्वेशन, अर्थात सुरक्षा। तो प्रिजर्वेशन इसका अर्थ है कि मानव और शेष प्रकृति के संबंधों में उभय समृद्धि का एंश्योर होना, अर्थात म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी का एंश्योर होना इन ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ नेचर इंटरेक्शन। तो जब मानव का इंटरेक्शन शेष प्रकृति के साथ हो रहा है और वो इंटरेक्शन एक सस्टेनेबल वे में हो रहा है, एक हार्मोनियस वे में हो रहा है, तब मानव और शेष प्रकृति के इंटरेक्शन में उभय समृद्धि अर्थात म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंश्योर होती है। तो उभय समृद्धि इंडिकेट करती है कि मानव भी समृद्ध हो रहा है ना, और प्रकृति भी समृद्ध हो रही है। मानव क्यों संबंध हो रहा है? क्योंकि मानव ने सही समझ के आधार पर जितनी उसकी सुविधा की आवश्यकता थी उसका प्रोग्राम बनाया, उसे पहचाना और उतना ही प्रकृति से लिया। और प्रकृति समृद्ध क्यों है? क्योंकि मानव जो भी सुविधाओं को प्रोसेस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, वो एक इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली वे में कर रहा है। वो अनावश्यक रूप से प्रकृति पर स्ट्रेस नहीं डाल रहा है, वो उसका ब्रांडली एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है, और प्राकृतिक रिसोर्स को मॉडिफाई करके जो भी मानव बना रहा है वो भी प्रोडक्शन भी उसका एक तरीके से पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है। प्रोडक्शन की प्रोसेस भी पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली है, अर्थात साइक्लिक प्रोसेस है। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से प्रकृति भी समृद्ध बनी रहती है, प्रकृति में भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। तो जब प्रकृति में भी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी हमारे लिए भी और कमिंग जनरेशन के लिए भी, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति समृद्ध है और हमें भी रिसोर्सेज मिल ही रहे हैं क्योंकि हमने सही समझ से प्रोग्राम बनाया उसका, और फिर सही हुनर के द्वारा उन्हें हम इंश्योर करा रहे हैं। तो मानव भी समृद्ध। तो जब मानव भी समृद्ध हो और प्रकृति भी समृद्ध हो तो इसी को बोलते हैं उभय समृद्धि, अर्थात म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी। तो जब मानव और रेस्ट ऑफ नेचर के इंटरेक्शन में म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी इंश्योर होती है, यही एक प्रकार से क्या है, इसी को सुरक्षा कहा, इसी को प्रिजर्वेशन कहा। अब इस प्रिजर्वेशन में 3 बातें आती हैं, इसके 3 एक तरीके से एलिमेंट्स कह लो या कॉम्पोनेंट्स कह लो वो है। तो जब भी हम प्रिजर्वेशन कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नंबर 1 एनरिचमेंट, अर्थात रिसोर्सेज का संवर्धन, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना, उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर रखना, है ना। एक तो ये हुआ। दूसरा रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन, उनका संरक्षण करना, अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और तीसरा रिसोर्सेज का राइट यूटिलाइजेशन, उनका सदुपयोग करना, है ना। तो जैसे गेहूं है और गेहूं को हमने खेत तैयार करा और गेहूं को उसमें खेत में डाल दिया, तो 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी गेहूं मान लिया, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, है ना। हमने मान लिया 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी गेहूं को खेत में डाल दिया, तो अब क्या होगा, जब गेहूं ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद फसल तैयार होगी तो क्या वास्तव में 1 मुट्ठी ही गेहूं मिलेगा हमें या ज़्यादा मिलेगा? तो देखने में आता है कि ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से हम गेहूं का संवर्धन कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। तो जब इस प्रकार से हम रिसोर्सेज का संवर्धन करते हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, है ना, तो इसी को एनरिचमेंट कहा। अब है प्रोटेक्शन।
जब गेहूं की फसल ग्रो कर रही है तो हमें ध्यान रखना है कि यथा समय, है ना, उसको पानी मिलता रहे, सही टाइम पे पानी मिलता रहे, है ना, ताकि वो जो है उसकी ग्रोथ ठीक रहे। उसको प्रॉपर जो एक तरीके से खाद है ना, गोबर से बनने वाली खाद है या जो मैन्योर है वो उसको मिलता रहे, या कंपोस्ट खाद है वो गेहूं को मिलता रहे, ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। तो इस प्रकार से हम उसकी जो प्लांट बॉडी है उसको हम संरक्षण दे रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ताकि उसकी ग्रोथ सस्टेन रहे। तो इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन। तो उसको हमें ख्याल रखना है, जैसे माँ बाप ख्याल रखते हैं बच्चे का, उनको खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, ऐसे ही मानव भी उस जो रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, फसल को प्रोटेक्ट कर रहा है, सूखने से बचा रहा है ना, कीड़ा लगने से बचा रहा है, इस तरीके से। अब है सदुपयोग, है ना, तीसरी जो इसमें आता है सदुपयोग, राइट यूटिलाइजेशन। तो जो सुविधा हमने उत्पन्न करी है ना, वो किसी भी रूप में हो तो उसका सदुपयोग करना है ना, राइट यूज करना है। तो गेहूं का सदुपयोग क्या है कि जो गेहूं को हम कंज्यूम करेंगे तो उससे हमारी बॉडी नर्चर होगी। तो अगर इस रूप में उसका यूज कर रहे हैं तो ये सदुपयोग है। और अगर गेहूं हमने जो है उस गेहूं रखा सड़ गया, उसमें कीड़े लग गए, तो उसका दुरुपयोग है, तो किसी काम भी नहीं आ पाया। तो ये तो एग्जाम्पल गेहूं का हुआ है। ऐसे ही जो बाकी रिसोर्सेज हैं, बाकी सुविधाएं हैं, फिजिकल फैसिलिटीज हैं, उनके साथ भी यही काम करना है ना, उनका एनरिचमेंट करना है, उनका प्रोटेक्शन करना है, उनका सदुपयोग करना है। तो किसी भी फिजिकल फैसिलिटी का सदुपयोग कब हो पाता है, अगर ध्यान से समझें तो सुविधाओं का सदुपयोग तब हो पाता है अगर उस सुविधा को यूज करके हम अपनी हेल्थ को इंश्योर कर पाए, है ना। तो सुविधाओं का सदुपयोग क्या है, बेसिकली सुविधाओं का सदुपयोग बोलता है कि सुविधाएं जो है वो बॉडी को नर्चर करने में यूज हो पाए। तो अगर सुविधाओं के द्वारा हम बॉडी को नर्चर कर रहे हैं, है ना, तो वो सुविधा का सदुपयोग है, पहली चीज। अगर सुविधाओं के द्वारा हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, बॉडी का संरक्षण कर पा रहे हैं, तो ये सुविधाओं का सदुपयोग है। अगर सुविधाओं के द्वारा हम अपने शरीर का सदुपयोग कर पा रहे हैं, तो ये भी सुविधा क्या है, सदुपयोग है। तो इस प्रकार से जब हम रिसोर्सेज का या फिजिकल फैसिलिटीज का, है ना, एनरिचमेंट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उनका राइट यूज करते हैं, तो तब एक म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी जो है एंश्योर होती है। तो ये हुआ। तो अब बताइए, अगर इस डोमेन में काम कर रहे हैं, इस डोमेन में हम काम कर रहे हैं, तो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पूरा होता है। तो जब जस्टिस वाले पार्ट को देखते हैं, है ना, और पता चलता है कि आपसी संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर हो रही है, फिर चाहे वो संबंध परिवार के स्तर पर हो या परिवार के बाहर समाज के लोगों के साथ संबंध हो, तो अगर आपसी संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर हो रही है, तो जो हमारा थर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, पीयरलेसनेस इन सोसाइटी, समाज में अभय, ये वाली जो स्थिति है, ये वाला गोल ये पूरा हो पाता है। क्योंकि अभय अगर समाज में है तो इंडिकेट करता है इस बात को कि समाज के लोग एक दूसरे के साथ उनका जीना संबंध पूर्वक हो पा रहा है ना, संबंध के भाव के साथ वो जी पा रहे हैं, तभी अभय की स्थिति एंश्योर होती है। ठीक है। और जब प्रिजर्वेशन को देखते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज की हम जो उनका एनरिचमेंट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और उनका राइट यूज करते हैं, और उसके द्वारा मानव और प्रकृति के संबंधों में उभय समृद्धि एंश्योर होती है ना, तो इससे कौन सा गोल पूरा होता है ना? तो जब मानव प्रकृति का संबंध, जब भी नेचर की बात आएगी, जब भी नेचर की बात आएगी, तो इसका मतलब हम नेचर की हार्मनी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उससे जो हार्मनी इन नेचर, जो हमारा फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, वो इसके द्वारा फुलफिल होगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये है। अब हम जो आखिरी डायमेंशन है उसको देख लेते हैं। लास्ट डायमेंशन है बेटा एक्सचेंज स्टोरेज। तो एक्सचेंज और स्टोरेज किसका, तो एक्सचेंज और स्टोरेज जो है वो है सुविधाओं का। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, और स्टोरेज का मतलब होता है कि विनिमय के बाद, एक्सचेंज करने के बाद जो भी सुविधाएं बच जाती है तो उनको हम स्टोर कर लेते हैं। तो एक्सचेंज और स्टोरेज करते समय ये बात ध्यान रखना है कि जब भी एक्सचेंज हो और स्टोरेज हो तो वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर हो, है ना। एक्सचेंज या स्टोर करते समय ऐसा ना हो कि हम सामने वाले का शोषण करें, वो एक ऑब्सेशन के, एक समय के पागलपन के रूप में ना हो। एक्सचेंज है कि एक्सचेंज करते समय एक व्यक्ति ने अपना इतना प्रॉफिट कर लिया और दूसरे का नुकसान कर दिया। मान लीजिए 10 रुपये की चीज़ है, उसकी कीमत 10 रुपये है, जितनी कीमत है उसके आधार पर बेचे तो ठीक है, और 10 की चीज़ को आप जो है 150 में बेच रहे हो, 1000 में बेच रहे हो, तो इसमें आपका तो मैक्सिमम बेनिफिट हो गया, है ना, और सामने वाला ठगा गया। मेरी बात समझ गए। तो इसलिए जब भी सुविधाओं का एक्सचेंज हो तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर हो, संबंध के भाव के आधार पर हो। तो अगर मानव एक दूसरे के साथ संबंधपूर्वक जीना उसका हो पा रहा है, तभी वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के आधार पर एक्सचेंज भी कर पाएगा, ये बात भी तय है। और अगर आपसी संबंध अच्छे नहीं है तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बेस पे एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, फिर तो सब अपना अपना प्रॉफिट देखने में लगे रहेंगे,
इसलिए जब भी हम फिजिकल फैसिलिटी का एक्सचेंज करते हैं परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, है ना, तो वो एक्सचेंज जब भी हो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बेस पर हो। एक्सचेंज करने के बाद जो सुविधाएं बच जाती हैं, है ना, उनको फिर स्टोर करते हैं ऐसे समय के लिए। मान लिया भाई घर में कुछ मेहमान आ जाए, है ना, तो जो हमने चीज़ स्टोर कर रखी थी उसमें से उस चीज़ को हम शेयर कर सकते हैं मेहमान के साथ। तभी तो कहा था कि मोर देन रिक्वायर्ड अर्न करना है। तो जो रिक्वायर्ड है वो तो परिवार के लोगों के साथ एक्सचेंज कर लिया जो रिक्वायर्ड है, और जो मोर देन वाला पार्ट है, मोर देन में से कुछ पार्ट को तो शेयर किया दूसरे के साथ संबंध के भाव से, और कुछ पार्ट को स्टोर कर लिया। तो स्टोर इसलिए करना पड़ता है, घर पर कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो जो वो हमने स्टोर कर रखा उसमें से हम उसको दे सकें, उसकी नीड को पूरा कर सकें। तो घर पर कभी भी कोई आ सकता है, क्योंकि समाज में सबकी जो एक स्थिति है, आर्थिक स्थिति एक समान तो है नहीं, है ना। तो इसलिए अगर परिवार समृद्ध है ना, और उन परिवारों में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अपने लिए अरबों खरबों करोड़ों रुपए जोड़ने की आवश्यकता है ना। तो अगर परिवार समृद्धिपूर्वक जी पा रहे हैं, पहली बात तो फिर समृद्धि में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा। चलो फिर भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मान लो, है ना, क्योंकि हर एक मानव का तो जीना इस प्रकार से हो नहीं पा रहा, है ना। हर व्यक्ति आपाधापी में लगा हुआ है, प्रदूषण भी हो रहा है, कंटामिनेशन भी हो रहा है। मान लिया हमारे घर का कोई व्यक्ति उस चपेट में आगे बीमार पड़ गया, है ना, तो अगर मेरा परिवार समृद्धि के आधार पर जी रहा है और ऐसे 10 परिवार हैं और आपस में कनेक्टेड हैं, तो मेरे घर कोई बीमार पड़ता है तो जो बाकी 9 परिवार हैं उनके यहाँ से कोई आके हमारे यहाँ खड़ा हो जाएगा, हेल्प कर पाएगा संबंध के भाव से। और जब उनके यहाँ कुछ ऐसा हो, है ना, तब जो हमारे घर के मेंबर हैं, हम लोग हैं, हम वहाँ जाकर सहायता कर सकते हैं। तो ये जो मोर देन वाला पार्ट है वो इस रूप में है। तो जब इस तरीके से जीना होगा तो किसी को भी अपने व्यक्तिगत रूप से इतना बड़ा धन का ढेर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो आपसी संबंध में सब मैनेज हो जाता है, आपसी संबंधों में सब चीज़ मैनेज हो जाती है। ये है, इसी को बोलते हैं कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बेस पे हमारा जीना हो रहा है ना। म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बेस पर जो है हमारा जो है सुविधाओं का एक्सचेंज हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है। तो अब बताइए, जब इस आधार पर हम पार्टिसिपेशन एंश्योर करेंगे तो कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पूरा होगा, बताइए। तो संबंध के भाव में सुविधाओं को एक्सचेंज कर रहे हैं ना। जहाँ भी सुविधा शब्द आप सुनो तो उसका सीधा संबंध किससे है? समृद्धि से है, प्रोस्पेरिटी से है। तो बताया तो था, सुविधाएं हैं, मोर देन रिक्वायर्ड हमने एंश्योर किया, जो मोर देन वाला पार्ट है वो शेयर किया, उसको स्टोर भी किया। तो जो ये वाला काम कहाँ होता है, ये वाला काम जो है इसके आधार पर ऐसा जीना होता है, तो फिर समृद्धि का भाव एंश्योर होता है। एक तो ये बात हुई। और जो दूसरा है, और चूंकि हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट के बेस पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, है ना, हमारा जो भाव है वो म्यूचुअल फुलफिलमेंट का है। तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव में हम एक दूसरे को नर्चर करने की सोचते हैं, है ना, हमारे द्वारा किसी का शोषण ना हो, है ना। तो एक संबंध के भाव से हम उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो जब भी संबंध का भाव एंश्योर होता है तो उससे समाज में जो है अभय एंश्योर होता है, फियरलेसनेस एंश्योर होती है। तो इसका मतलब एक्सचेंज और स्टोरेज वाले डोमेन में काम करने से, इन डायमेंशन में जब प्रत्येक मानव अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है, तब जो हमारा 2 कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पूरे होते हैं, जिसमें एक है प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली एंड फियरलेसनेस इन सोसाइटी। तो ये मैंने पूरा आपका क्वेश्चन जो है बेटा समझा दिया है। तो 5 डायमेंशन क्या है ये मैंने बता दी है, और जब उन डायमेंशन में ह्यूमन बीइंग अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है तो उसके द्वारा कौन से ह्यूमन गोल्स पूरा हो रहे हैं मैंने वो भी समझा दिया है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।